हेलो एंड हाई टू एवरीबॉडी वाचिंग द ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ये 4th ट्यूटोरियल है और इंग्लिश ओरिजिन के बाद हम ये भी जान चुके हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट वास्तव में है क्या। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, यानी 26 लेटर्स का ये समूह है। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीज आर द सिम्बल्स, या हम कह सकते हैं कि ये करेक्टर्स होते हैं और किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होते हैं, मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इन्हीं लेटर्स के कलेक्शन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखिए हिंदी में वर्णमाला है, ठीक है। अब इस वर्णमाला में आ है, ई है, यानी स्वर हो गए, उसके बाद का है, खा एट्सेट्रा, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए हैं, बी हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो लेटर्स है ना, ये एक प्रकार से डिस्कवरी ऑफ मैन आप कह सकते हैं कि ये हमारी डिस्कवरी खुद की है। सो ए एंड बी आर नॉट अल्फ़ाबेट बट दीज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप समझ गए ना अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उसी प्रकार से लैंग्वेजेस के अपने अल्फ़ाबेट होते हैं। हिंदी में इन्हें वर्णमाला कहा जाता है और इनके अपने सिंबल्स होते हैं, अपने लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। और इन्हीं 26 लेटर्स पे बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, बोलते हैं। दीज लेटर्स बिल्ड अप द होल इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब हम लेटर से नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इन 26 लेटर्स में वॉवेल्स भी होते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में हमने क्या कहते हैं? स्वर। जैसे अब आ ई ये सब आप हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से इन्हें वॉवेल्स कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन, हिंदी व्याकरण में। जैसे का है, खा है एट्सेट्रा। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर हो सकता है? दरअसल वॉवल्स जो होते हैं ये हमारे नेचुरल साउंड्स हैं, मतलब कि प्राकृतिक रूप से बाई बर्थ हमें मिलते हैं और हम इन्हें गले के सहारे बोल सकते हैं, मतलब गले के अंदर से आवाज़ें निकलती हैं। जैसे बिना मुंह का यूज़ करते हुए, बिना होठों का यूज़ करते हुए हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे जो 5 वॉवल्स होते हैं, है ना, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए इसे मैंने गले से ही बोल के दिखाया आपको। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ए है, बी है, सी है, तो इनमें वॉवल साउंड ये शामिल होती है। जैसे ए बोलना है तो इसमें ए शामिल है, बी बोलना है तो इसमें ई शामिल है, सी बोलना है तो इसमें ई शामिल है, एच बोलना है मान लीजिए तो इसमें ए यानी कि ये शामिल है। तो दीज आर द नेचुरल साउंड्स दैट वी गेट बाय बर्थ। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अब हिंदी में तो का है, डिफरेंट सिंबल है, और यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है, लेकिन इसका कोई ना कोई काउंटर पार्ट यहाँ जरूर होगा, यानी कि बा, आ। तो लगभग हर लैंग्वेज में हमें ये सारी चीज़ें डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट सिंबल्स के रूप में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो साउंड्स हैं, दीज आर नेचुरल फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स। और बिना इनके यूज़ के ध्यान रखिए, ना कोई वर्ड बन सकता है, और वर्ड नहीं बनेगा तो सेंटेंस कहाँ से बन जाएगा। तो वॉवेल साउंड्स आर इंक्लूडेड व्हेन वी प्रोनाउंस द कॉन्सोनेंट्स। जब हम कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण करते हैं तो वॉवेल साउंड्स उसमें होती हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा कैप, तो आप कहेंगे कि हाँ ये वर्ड है और इसमें ए एक वॉवेल के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्राई, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई वॉवेल है ही नहीं, और आपने कहा था कि कोई वर्ड बिना वॉवेल के बनता ही नहीं है। तो यहाँ भी एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल्स आ रहे हैं। मतलब ये नहीं होता कि ये नहीं भी आपको दिख रहे हैं तो भी उनमें वॉवेल्स हैं। यहाँ पे हम क्राई कर रहे हैं तो क्राई में ई शामिल है, एक स्वर है। स्वर उच्चारण पे बेस्ड होते हैं, यानी अगर यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी इसमें स्वर शामिल है, वॉवेल साउंड शामिल है। तो इसकी दुविधा को भी दूर करने के लिए बाद में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिले उसमें हमने इसका एक और डिवीज़न किया, मतलब वॉवेल्स का एक और डिवीज़न किया, जिन्हें हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स, अर्ध स्वर। क्या कहते हैं इनको? अर्ध स्वर। ये पूरे के पूरे स्वर नहीं है, यानी ये कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं और वॉवेल्स का भी साउंड का काम करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं डब्ल्यू एंड वाई। तो डब्ल्यू एंड वाई एंड दीज आर सेमी वॉवेल्स। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ यम्मी। ओके, बहुत अच्छे से आप इस वर्ड को जानते होंगे, जब खाते हैं जब बहुत टेस्टी होता है तो यम्मी यम्मी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने वाई को बिगिनिंग में स्टार्ट
में यूज़ किया है और वाई को लास्ट में भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो वाई है वो यम्मी यानी या, इसका जो मूल स्वर है, जो इसकी ओरिजिनल स्पीच साउंड है वो है या। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट के रूप में यूज हो रहा है, मतलब जब शुरू में यूज कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर यम्मी, यहाँ पर ये ई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर वाई अपनी नेचुरल साउंड को नहीं शो कर रहा है, नेचुरल साउंड के लिए नहीं यूज किया गया बल्कि एक स्वर के लिए यूज किया गया। ई जो है एक स्वर है, यानी ये एक प्रकार से या तो इसकी या इसकी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दोनों वाई हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये कहलाएगा कि ये एक प्रकार से वॉवल साउंड के रूप में यूज हो रहा है और यहाँ पे अपनी कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में यूज हो रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे डब्ल्यू का भी उदाहरण लेते हैं। अब ये है वाव। अब यहाँ पर शुरू में ये वॉ के रूप में यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू अपनी जो स्पीच साउंड है, ओरिजिनल स्पीच साउंड जिसके लिए वो यूज़ होता है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन लास्ट में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वाव, तो यहाँ पर वास्तव में ये ए और यू दोनों की मिला के जो साउंड बनती है उसे शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये वॉवल के रूप में यूज हो रहा है। इसके लिए छोटा सा वीडियो हम अलग से बनाएंगे, यहाँ फिलहाल हम इसे छोड़ते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। दीज आर द सेट ऑफ लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इनके दो डिवीजन होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स नेचुरल साउंड्स होती हैं दैट वी गेट बाई बर्थ। ये स्वर होते हैं, इनको हम मुंह खुला करके बोल सकते हैं, गले से आवाज़ निकलती है इनकी। और कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें मुंह को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, जीभ को दांत से टच कराने की आवश्यकता पड़ती है, होठों का यूज हम करते हैं। और ये जो स्वर हैं यानी वॉवल्स हैं, ये इनके प्रोनाउंसिएशन में भी शामिल होती हैं। ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से बताया था पहले। यानी डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वॉवल्स कहा गया। क्यों कहा गया ये मैंने आपको यहाँ बताया, बिकॉज दे आर यूज्ड एज कॉन्सोनेंट्स आल्सो। एंड जब वो बीच में या आखिर में यूज़ होते हैं, मतलब दिस इज़ द जनरल रूल जो हम बताते हैं समझाने के लिए कि अगर शुरू में है तो वो अपनी कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोजेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और अगर बीच में या कहीं लास्ट में आ गया तो वो वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सो लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स या स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके आधार पर पूरी लैंग्वेज इंग्लिश बनी हुई है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम लिखते हैं। अब इसके अगर आगे हम चलते हैं तो इन्हीं लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स। समझे आप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द। यानी कि जो लेटर्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, यानी ये क्या बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का निर्माण करते हैं। आपने दीवार देखी होगी, अगर वो दीवार ईंटों से बनी हुई है तो आप ज़रा आप सोचिए कि उन ईंटों का यूज काफ़ी संख्या में हुआ होगा तब जाके वो दीवार बनी होगी। तो चूँकि ईंट ईंट जोड़ कर दीवार बनाई गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दीवार है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स इसकी ईंटें हैं। उसी प्रकार से जो हम वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें लेटर्स का यूज करते हैं, तो लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं लेटर्स को कि लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन लेटर का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई उसका एक अर्थ हो, सेंस हो, वो भी एक्सेप्टेबल हो। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं, उसमें उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे डॉग, अब यहाँ पे देखिए आप, इसका एक अर्थ है। हमें मालूम है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और हमें पता है कि डॉग हम कुत्ते के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा मोड़ भी दें तो भी हम यहाँ पे एक वर्ड बना सकते हैं, गॉड, यानी ईश्वर को कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिखें तो उन्हीं लेटर्स का थर्ड कॉम्बिनेशन, इसका कोई सेंस नहीं है, एक्सेप्टेबल सेंस नहीं है, लैंग्वेज में इसका कोई भी सेंस अभी तक नहीं है। तो ये दोनों तो वर्ड्स कहलाएंगे पर ये वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, एक निश्चित अर्थ निकलता हो। तो हमने ये देख लिया कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं, मतलब लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड से क्या बनते हैं, आगे चलेंगे तो वर्ड्स से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, फ्रेज बनता है जिसे हम कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं, वाक्यांश। इन्हीं वर्ड से क्लॉज बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपवाक्य। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए प्लीज़ माफ़ करिएगा राइटिंग वगैरह, राइटिंग तो मेरी इंग्लिश की भी ठीक नहीं है, बट हमें समझने से मतलब है सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज।
इन पे हम अलग से ट्यूटोरियल्स लेंगे जब इनका टाइम आएगा, क्योंकि अभी तो हमने इंग्लिश ग्रामर के ट्यूटोरियल्स शुरू ही किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इनका एग्जांपल ज़रूर आपको दे दूँगा कि जैसे एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे कि शी, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, शी वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस में मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है। अब यहाँ पे अगर हम इन द मॉर्निंग को अलग कर दें, दैट इज़ इन द मॉर्निंग, और अगर हम उसको हिंदी में भी बोलें कि सुबह में, तो आपको बड़ा अधूरा सा लगेगा। ये है फ्रेज जो वाक्य का हिस्सा होता है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं, जिसका अपना कुछ तो अर्थ होता ज़रूर है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं पता चलता जब तक कि हम इसे किसी वाक्य में ले जाके फिट ना करें, किसी वाक्य में ले जाके इसको यूज़ ना करें। यह है फ्रेज। अब बाकी अगर हम सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, हम आगे ग्रामर के हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बस हम एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं लैंग्वेज का। तो शी यहाँ पे है सब्जेक्ट, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं करता, और वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये है आपका प्रेडिकेट। ओके, यानी जिसे हम विधेय कहते हैं। तो पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बटा हुआ है, और इन्हीं में सेंटेंस का एक हिस्सा अगर हम निकाल लेते हैं तो वाक्यांश बन जाता है। लेकिन हर हिस्सा आप फ्रेज के रूप में अलग नहीं कर सकते, उसके लिए अगले ट्यूटोरियल्स में जब भी हम बात करेंगे तो बताएंगे। अब आती है बात क्लॉज और सेंटेंस की, तो इसके लिए इसको मिटा देते हैं। हमारा ये सेंटेंस, सी वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्लॉज वो होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और उसका खुद का प्रेडिकेट भी होता है। फ्रेज वो होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट नहीं होता और क्लॉज का अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, है ना, कि ये सब्जेक्ट है इसका और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है इसका, इसलिए ये एक क्लॉज है। ठीक, तो क्लॉज और यानी क्लॉज यानी उपवाक्य और वाक्यांश में फ्रेज वाक्य का हिस्सा होता है, इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता। क्लॉज भी वाक्य का हिस्सा होता है लेकिन इसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। और सेंटेंस क्या होता है फिर? सेंटेंस वो होता है जो अपना एक कंप्लीट अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है, ठीक वर्ड्स की तरह। वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका अपना कुछ एक पूर्ण अर्थ हो, और इसके आगे हम पंक्चुएशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, वो सेंटेंस होगा। और सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा और प्रेडिकेट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो जी हाँ, दोनों में, लेकिन क्लॉज सेंटेंस का ही हिस्सा होता है, किसी बड़े सेंटेंस का ही हिस्सा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास प्रेडिकेट भी है, तो एक प्रकार से ये क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। राम वॉज प्लेइंग, राम जो है वो खेल रहा था, बट सीता, राम के साथ सीता की जोड़ी जमती है, तो सीता वॉज रीडिंग, सीता क्या कर रही थी? वो पढ़ रही थी। अब इसमें एक सब्जेक्ट तो ये है और एक प्रेडिकेट ये है, एक सब्जेक्ट सीता है और एक प्रेडिकेट ये है। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हो गए और दो प्रेडिकेट हो गए, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस है। तो अब आप देखिए ये सेंटेंस तो है एक, लेकिन इसमें क्लॉज जो यूज हुए हैं वो दो। क्यों? क्योंकि क्लॉजेज वो होते हैं जिनका सब्जेक्ट होता है अपना और प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हैं, यानी ये प्रेडिकेट इस सब्जेक्ट के लिए और ये प्रेडिकेट इस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर दो क्लॉजेज यूज हुए हैं जबकि सेंटेंस एक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, और अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो उससे हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है, मतलब सेंटेंस जो है वो क्लॉज से मिलकर ही बनता है। ट्यूटोरियल्स में काफ़ी आगे चल के हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक्सेट्रा पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने कितना कुछ पढ़ लिया। हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें लेटर्स होते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस बनते हैं, और जब और आगे चलते हैं हम तो इन्हीं सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है, और इसी पैराग्राफ
को आगे बढ़ाएं तो कई पैराग्राफ से फिर स्टोरी बन सकती है, कोई ऐसे बन सकता है, पूरी की पूरी बुक तैयार हो सकती है और बुक से लाइब्रेरी तैयार होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखी कि अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं और डिफरेंट पैराग्राफ से फिर कोई लेख तैयार हो सकता है जिसे हम आर्टिकल, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। और इस तरह से जो सबसे छोटी इकाई है वो है लेटर्स। मतलब लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ दीज लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और हमने ये भी देखा कि वोवेल्स जो होते हैं वो मुख्यतः 5 हैं, लेकिन सेमी वोवेल्स के बारे में भी हमने देखा, समझा। और बिना वोवेल साउंड के किसी भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने अल्फ़ाबेट को ही प्रोनाउंसिएशन के साथ समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अब इसके आगे का वीडियो या तो हम सेंटेंस पे बना सकते हैं, सेंटेंसेस पे, या जो चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दी थी कि जो वर्ड्स हैं इनकी कोई ना कोई एक कैटेगरी होती है, किसी न किसी क्लास में रखे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बनाएं और उसके बाद फिर हम आगे ग्रामर की पूरी जर्नी लेके चलेंगे। सो आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन्हें बच्चे भी देख रहे होंगे, बड़े भी देख रहे होंगे। तब अपने व्यूज़ कमेंट्स में अपने रिएक्शंस ज़रूर शो करिए। इस समय वीडियो में आपकी क्वेरीज़ को शामिल करने में मदद मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो ना पसंद आए या आप गुस्सा हो रहे हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन लाइक डिसलाइक प्लीज़ कुछ करो। तो शुरू में मैंने आपको हेलो हाय कहा था, अब समय है बाय बाय कहने का। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।